कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में खिंचाव और कभी जरा सी चोट में हड्डी टूटने का डर। क्या ये सब अब सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित रह गया है? नहीं, आजकल ये समस्याएं बच्चों से लेकर युवाओं तक को अपनी चपेट में ले रही है। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और स्वागत है आपका मिरर मीडिया के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, जहां हम मिलते हैं देश के उन विशेषज्ञों से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई राह बना रहे हैं और अपना अलग योगदान दे रहे हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे हड्डियों की कमजोरियों के कारण, उम्र के साथ अब आने वाले जोड़ों के दर्द का समाधान और कैसे एक सही जीवन शैली से आप अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही हड्डियों से जुड़े कई अन्य सवाल। तो अगर आप चाहते हैं हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाना और दर्द को अलविदा कहना, तो ये हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी भूषण, जिन्होंने जटिल से जटिल हड्डी से संबंधित बीमारियों का सफल इलाज कर लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। चाहे नी रिप्लेसमेंट की बात हो या अन्य समस्याएं, डॉक्टर डीपी भूषण ने अपने करियर में तमाम उपलब्धियां हासिल की है। डॉक्टर भूषण SNMMCH के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने 5000 से भी अधिक ऑपरेशंस किए हैं। आइए सीधे उनसे ही जानकारी लेते हैं कि किस तरह हम अपने हड्डियों को स्वस्थ रखेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लोग इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स से मिलते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारियां देते हैं। तो स्वागत है सर। और साथ ही आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें मिरर मीडिया को अपना समय दिया और हमारे ऑडियंस को समय दिया, क्योंकि हमने इसके पहले एक क्वेश्चनर निकाला था कि ऑडियंस ये जानकारी अगर किसी को चाहिए कि हमारे हड्डियों में किसी तरह की परेशानी है तो वो हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमारे पास तमाम क्वेश्चंस आए और आज के इस एपिसोड में हम आपसे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो जर्नी है ये किस तरह से शुरू हुई, डॉक्टर बनने की जो जर्नी है, कि किस तरह से आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ बने, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जी, मैं बचपन में खेल कूद किया करता था, शरीर से स्वस्थ था, तो बहुत सारी टीम में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मैं सेलेक्ट होता रहा। और फिर मैंने नेतरहाट स्कूल से अपनी शिक्षा दीक्षा करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो उस समय मेरे माँ को कमर में दर्द था और उनको लेकर के पिताजी और हम कभी कभी जाया करते थे डॉक्टर बी मुखोपाध्याय के पास। वहाँ इंग्लैंड के डॉक्टर रॉबर्ट रॉफ भी आए थे और उन लोगों ने कहा कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं। मेरी माँ ने उसी समय कहा कि बेटा तुम हड्डी का डॉक्टर बनना। धीरे 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 यह इच्छा मेरे भीतर घर कर गई, बलवती होती गई और फिर मैं MBBS करने के बाद मैं PGI चंडीगढ़ में MS हड्डी से मैंने किया और फिर मैं हड्डी का डॉक्टर बन गया। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी अभी आप कैसे हैं, मतलब आपका हेल्थ कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक महसूस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और सर SNMMCH में आप कई सालों तक रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली रिटायर किया है, अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी वहाँ पर दिया है। सर मैं पूछना चाहूँगी वहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, चैलेंजिंग रहा है, ये थोड़ी जानकारी साझा करें कोई ऑपरेशन के बारे में। जो ऑपरेशन चैलेंजिंग होते हैं वो रूटीन ऑपरेशंस नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा रॉड पर गिर गया, रॉड्स को काटकर बच्चे को रॉड के साथ लाया गया था, उसके 3-4 रॉड्स को हमने निकाला था, वो बहुत चैलेंजिंग था। फिर गोलियां लगती हैं, वो एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करके निकल जाती हैं, वो चैलेंजिंग होता है। रूटीन सर्जरी में जितनी सर्जरीज होती हैं वो सारी हमारी SNMMCH में होती हैं और हम लोगों ने किया है और उसके लिए कई बार प्रशासन से, कई बार राज्यपाल से हमें इसके लिए काफ़ी सम्मान भी मिला है। जैसे नी रिप्लेसमेंट हो, जैसे हिप रिप्लेसमेंट हो, जैसे स्पाइनल सर्जरी हो, आर्थ्रोस्कोपी हो, पेल्विक सर्जरी हो, सारी सर्जरी PMCH में होती है। खासकर आजकल स्कैपुला की सर्जरी हम लोगों ने की है। स्कैपुला पर PMCH में या SNMMCH में हमने कैडेवरिक वर्कशॉप भी किया जिसकी चर्चा पूरे स्टेट में हुई। इस तरह से सब कुछ हम लोग करते हैं।
जी सर। और सर यहाँ पे मैं दो मॉडल देख सकती हूँ, सामने हमारे ऑडियंस भी देख सकते हैं। इस पे थोड़ा आप डिस्क्राइब करें, ये क्या है और ये क्या है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है? ये स्पाइन का मॉडल है। जी। रीढ़ की हड्डियां, जो कि कई बार लोगों को भ्रम रहता है क्या L4 है क्या L5 है, तो इसे सैक्रम कहते हैं और इसे स्पाइन कहते हैं। ये छोटे छोटे एक एक यूनिट वर्टिब्रा कहे जाते हैं। ये L5 है, L4 है, L3 है, L2 है, L1 है, और इससे ये रूट्स निकलते हैं। ये सारे रूट्स मिल करके ये शैटिक नर्व बनाते हैं। जो कभी आपने शैटिका सुना होगा, जी। वो शैटिका इसी से होता है, इसी नर्व के इरिटेशन से, चाहे वो किसी लेवल पर हो। या फिर सिंपल ये डिस्क जैसे लाल रंग का निकला हुआ है, ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाने से इस नर्व को दबाव पड़ता है और फिर उससे वो दर्द उस रास्ते में होता है, उसको शैटिका कहते हैं। दूसरी जो ये पीठ के दर्द और शैटिका को समझाने के लिए लिया गया मॉडल है। और दूसरा जो सबसे कॉमन है, और जैसा कि मैं कुछ लोगों का प्रश्न भी देख रहा था कि मेरी दादी को घुटने में दर्द है, मेरे भाई को घुटने में दर्द है, तो ये घुटने का एक मॉडल है। घुटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जॉइंट है। इसमें ऊपर एक हड्डी है, नीचे हड्डी है और एक तीसरी हड्डी है। ये तीनों हड्डियां मिल करके 1, 2 और 3 जॉइंट्स बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। बिसाइड्स इन दोनों जॉइंट्स के बीच में ये पैड्स होते हैं जिसे मेनिस्कस कहते हैं। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो क्रूशिएट लिगामेंट कहे जाते हैं, और पीछे भी लिगामेंट्स होते हैं जो ऑब्लिक पॉप्लिटियल इत्यादि होते हैं। कहने का मतलब कि इतने कॉम्प्लेक्स जॉइंट होने की वजह से ये इससे ज़्यादा वजन उठाने वाला जॉइंट जैसे एंकल जॉइंट है, उसके पहले इसमें दर्द होता है। इसका बैलेंसिंग इफेक्ट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए पहले फेल करता है। और आउट ऑफ द 3 जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्स, एंकल, नी एंड हिप, सबसे पहले नी फेल करता है। इसलिए इसको लाया है मैंने कि अधिकतर आज के डेट में अगर मैं दिन में 40 मरीज देखता हूँ तो 10 से 12 मरीज जरूर घुटने के दर्द के होते हैं। इसलिए समझाने के लिए मैं इसे ले आया हूँ। जी सर। तो आपने सबसे पहले ये मॉडल दिखाया, ये जो आपने बीमारी कही शैटिका, उस पर थोड़ी जानकारी साझा करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे कि इस तरह की बीमारी अभी बहुत बढ़ रही है, तो ये आखिरकार होता क्यों है? ये जो शियाटिक नर्व, ये कमर से निकला हुआ 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नर्व्स मिल करके एक कॉमन नर्व बनाते हैं जो कि शियाटिक नर्व कहे जाते हैं। ये शियाटिक नर्व यहाँ से निकलने के बाद हिप जॉइंट के नीचे से निकल के पूरे पैर में जाता है। इस नर्व को अगर कहीं पर भी दबाव पड़ता है, नर्व में इरिटेशन होता है, नर्व में चोट लगती है, तो फिर वो दर्द पूरे पैर में होता है। और शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के दर्द को हम लोग शियाटिका कहते हैं। तो इसका क्या इलाज है? शियाटिका जैसे बुखार कोई बीमारी नहीं है, दर्द उसी तरह से कोई बीमारी नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में दर्द होता है, इसलिए इसे शियाटिका कहते हैं। लेकिन शियाटिका के इलाज उसकी वजह पर है कि ये डिस्क प्रोलैप्स के चलते हैं, या स्पाइन के ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते हैं, या अन्य कोई और बीमारी, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इत्यादि इत्यादि, या स्पाइनल ट्यूमर या ट्यूबरकुलोसिस। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि शियाटिका करती हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बुखार करती हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। शियाटिका कोई बीमारी नहीं है, यह एक सिम्टम है जो किसी एक बीमारी का संकेत मात्र। ये तो हमने सुना कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से ये इस तरह की ये चीज़ें जिसको हम लोग बोलते हैं शियाटिका। हाँ, अच्छा, तो इसमें कुछ इलाज का ये ऑप्शन नहीं है कि दर्द की दवा लेनी होगी या क्या ऑप्शन? बीमारी जैसे ही शियाटिका लेकर लोग आते हैं, उसकी वजह हम खोजते हैं। लोग बुखार लेकर आते हैं, हम जांच कराते हैं, बुखार की वजह खोजते हैं, बुखार का इलाज करते हैं। उसी तरह शियाटिका लेकर आते हैं, शियाटिका की वजह खोजते हैं, और जो वजह है उसका हम इलाज करते हैं, और मर्जी शियाटिका ठीक हो जाता है। कभी ऑपरेशन, कभी बेल्ट, कभी कसरत, कभी हार्ट बेड, ऐसे जो चीज़ें हैं वो सब करते हैं। तो कोई एज ग्रुप है इसका कि जनरल सारे एज ग्रुप्स में देखने को मिलता है? हाँ, जैसे बुखार का कोई एज ग्रुप नहीं होता, लेकिन शियाटिका बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में शियाटिक नर्व को इरिटेट करने वाली कोई बीमारी जनरली नहीं देखी जाती है। कभी कभार होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बड़ों में डिस्क प्रोलैप्स, जिसका ये फोटो मैंने दिखाया, ये डिस्क प्रोलैप्स बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो
किसी भी ज़्यादा झटके से काम करने पर या अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज करने पर या फिर रिपीटेड ट्रॉमा जैसे ट्रक ड्राइवर है या फिर 8 घंटा बैठने वाले मीडिया वालों को। तो हाँ। इस तरह से अनएकस्टम्ड नॉन रूटीन वर्क अगर कमर को करना पड़ता है तो डिस्क फेल करता है और वो निकल के नर्व को दबाता है। ये एडल्ट्स में। बुजुर्गों में ये जो पीछे का जॉइंट है, जरा जूम करेंगे, ये जो जॉइंट है इसे फैसेट जॉइंट कहते हैं। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस से इसमें सूजन होती है और सूजन होकर ये पीछे से नर्व को दबाता है, ये यहाँ दबाता है, ये यहाँ दबाता है। तो इससे भी sciatica होता है। यानी बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस से, जवान में डिस्क प्रोलैप्स से और खास करके कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन वाले मरीजों में ट्यूबरकुलोसिस के चलते या और किसी बीमारी के चलते डिस्क में इरिटेशन होने से या फिर नर्व में इरिटेशन होने से sciatica होता है। जी सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों में ये कम मतलब नहीं होता है, तो बच्चों में आखिरकार किस तरह की हड्डियों से रिलेटेड किस तरह की बीमारियां होती है? जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी, और जिस तरह से एज बढ़ता है तो किस तरह की हड्डियों की बीमारी हम लोग बच्चों में देख सकते हैं? बच्चों के लिए मेरे विचार से मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे जन्मजात कुछ लेकर तो नहीं आए हैं। अभी बच्चों में सबसे कॉमन है दोनों पैर का टेढ़ा होना, जिसे टाइलिपस इक्वेन्यूवेरस कहते हैं या क्लब फुट कहते हैं। ये क्लब फुट बहुत कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, कुछ मरीजों को छोड़कर जिनमें शरीर में बहुत ज़्यादा अंग टेढ़े होते हैं, जिसको आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा कहते हैं, AMC। अन्यथा इस बीमारी का प्लास्टर से इलाज किया जा सकता है और अब तो क्योर संस्था भी बन गई है जो कि मुफ्त इलाज करती है। पूरे झारखंड में इस संस्थान के द्वारा हर मेडिकल कॉलेज, हर सदर अस्पताल में मुख्य इलाज होता है और मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त जूता दिया जाता है जो बच्चों को 4 साल की उम्र तक पहनना है और हर 4 महीने पर डॉक्टर से मुलाकात करनी है, साक्षात्कार करना है, ताकि ये किसी भी तरह से रिलैप्स ना करे, बीच में अचानक फिर ना हो जाए। और धीरे 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 जूता को वीन आउट करते हैं। जब एक बार पैर पूरी तरह सीधा हो जाता है, शुरू में 22 घंटा पहनाते हैं, धीरे धीरे 10 घंटा हो जाता है, यानी कि सिर्फ सोने के वक्त। और 4 साल जब एक बार बच्चा हो जाता है तो फिर उसके पैर को स्वतः टेढ़ा होने की संभावना घट जाती है। तो इस तरह से टाइलिपस या क्लब फुट का इलाज हो जाता है। दूसरी चीज़ जो बच्चों में आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि, और जिसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, वो है कि उनको कमज़ोरी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, विटामिन ए की कमी ना हो। और इस तरह की कमियों से खास करके बच्चे की हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है और उससे हड्डियां फूलती हैं, सूजन होता है, घुटने में होता है, पैर में होता है, हाथ में होता है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग्स भी होती हैं। पेरियोस्टियम यानी हड्डी की कवरिंग के नीचे ब्लड जमा हो जाता है और फूल जाता है। ये एक सीरियस इन्फेक्शन जैसा लगता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता है। सिर्फ विटामिन सी का एडिक्वेट डोज से इसको ठीक किया जा सकता है। इसे स्कर भी कहते हैं। विटामिन डी की अगर कमी हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल रैमनेंट है, बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, उसको अगर ठीक करना हो तो उसके लिए विटामिन डी दिया जाता है। विटामिन डी के चलते जो जोड़ पर की हड्डियां हैं, जिसको मेटाफिजियल बोन कहते हैं, वो मोटी हो जाती हैं। यही नहीं, धीरे 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 हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। अगर बच्चे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस खींचता है, तो सांस खींचने में ये हड्डी साइड से दब जाती है, जिसको पिजन चेस्ट कहते हैं। कई बार ये हड्डी आगे दिखाई पड़ती है, जिसको फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के, जैसे फ्रंटल बॉसिंग, रिकेटी रोजरी, वाइड मेटाफिसिस। इन सारी चीज़ों को देखकर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। इसलिए किसी भी तरह की कोई चीज़, विसंगति आपको बच्चे में नज़र आए जो अन्य बच्चों से अलग हो, बच्चा पैर घुमा कर चल रहा है, बच्चा थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रहा है, चलते चलते गिर जाता है, उठने में देरी होती है, ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं। आप बच्चे को अवश्य हड्डी के डॉक्टर से या एक डेवलपमेंटल ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएं, ताकि वो इसका डायग्नोसिस कर सकें। बच्चों में थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, अन्यथा
बच्चों में हड्डी वड्डी टूटने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो अभी हमने बात किया कि किस तरह से बच्चों में क्या कुछ बीमारियां होती है। अब हम लोग बात करेंगे उस एज ग्रुप की जो एडोलेसेंट कहते हैं हमें उस एज ग्रुप को। और सर, एडोलेसेंट बच्चों में किस तरह की परेशानियां होती हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कुछ देखना पड़ता है कि इस तरह के अगर संकेत बच्चों में दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या कुछ बीमारियां होती है सर, बताएं जरा। जो डिफिशियंसी की बीमारियां हैं जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, इसमें विटामिन डी की बीमारी कंटिन्यू करती है एडोलसेंट में। और ये जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो रिकेट्स हैं, रिकेट्स तो नहीं मिलते एडोलसेंट में, लेकिन विटामिन डी की कमी से होने वाली तकलीफ़ें जैसे थकावट होना, काम नहीं कर पाना और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की चीज़ें हमेशा दिक्कत करती हैं। विटामिन डी को आजकल एक हार्मोन माना जाता है। ये शरीर के 200 से ज़्यादा सिस्टम्स में आवश्यक है। और विटामिन डी में भी जो वीटीआर हैं, विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं और विटामिन डी के जो कंजीनर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन या हार्मोन हमारे शरीर के लिए हो गया है और उसकी कमी होने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी एडोलसेंट में आती है। और मैं मीडिया के सामने कहना चाहूँगा कि मैं कंसल्टेंट हूँ आईएसएम का, और वहाँ काफ़ी एडोलसेंट्स भी हैं और काफ़ी एडल्ट्स भी हैं, और जितनों का मैं विटामिन डी कराता हूँ 90% लोगों के विटामिन डी कम आते हैं। ये क्या कुछ कारण होता है ये विटामिन डी कम होने का? विटामिन डी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं जो कि मैं दूर करना चाहूँगा। विटामिन डी की पहली भ्रांति कि ये खाने से दूर हो सकता है, नहीं, खाने की अधिकतर चीज़ें विटामिन डी कंटेन नहीं करती हैं। दूसरी भ्रांति कि विटामिन डी सूरज की रोशनी से दूर होता है, सवेरे की धूप लेनी चाहिए। ये पूर्णतया गलत है। विटामिन डी आपके शरीर के चमड़े के अंदर रहे हुए सिकोस्टेरॉल जो होते हैं उन पर अल्ट्रावायलेट बी के मिलने से 7 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है और धीरे धीरे वो बदलते बदलते विटामिन डी के फाइनल रूप में पहुंचता है और वो जाकर के हड्डियों को या शरीर के अन्य हिस्सों को जहां आवश्यक है वहां विटामिन डी सप्लाई होता है और वो उसको ठीक करता है। ये अल्ट्रावायलेट बी, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, 3 तरह के होते हैं। यूवीसी को आपने कोरोना काल में देखा था, जिससे सारे नोट वगैरह हम स्टरलाइज किया करते थे। यूवीबी विटामिन डी बनाता है, यूवीए सवेरे से लेकर हमारे पास रहता है, हर रोशनी में मिलता है। सो धनबाद में यूवीबी जो कि विटामिन डी पैदा करता है हमारे शरीर के चमड़े के अंदर, वो दिन के 11 से लेकर के 2:30 बजे तक आता है और इस बीच में शायद ही कोई धूप में निकलता है। इसलिए विटामिन डी की कमी से लगभग सभी लोगों को है। और तीसरी चीज़ कि खाने के पदार्थों में विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन, मैं मिरर मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भी दूध, जो भी घी, जो भी चीज़ें बनकर आती हैं, चाहे वो मेधा का हो, चाहे वो सुधा का हो, अमूल में तो विटामिन डी फोर्टिफाइड रहता है, हमारे मेधा और सुधा में क्यों नहीं है? सरकार अगर एक स्टेप ले तो हर व्यक्ति को विटामिन डी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि नॉर्थ बिहार में गले में घेक की बीमारी होती है, वो आयोडीन की कमी से होती थी, सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाया और वो बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आज हर खाने की चीज़ों में जहाँ फैट है, जैसे तेल है, घी है, दूध है, उसमें विटामिन डी की आवश्यकता है। यह करने से विटामिन डी की कमी हो जाएगी ठीक। अब ये जो विटामिन डी की कमी है, इसके चलते दिक्कतें होती हैं, इससे लगभग सभी लोगों को विटामिन डी देना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि एडल्ट्स में भी, बूढ़े में भी, बच्चे में भी विटामिन डी की कमी है। और अगर परिवार में किसी एक का विटामिन डी कम निकलता है तो कृपया पूरे परिवार का विटामिन डी कराएं। संभवतया हर व्यक्ति का विटामिन डी कम होगा। एक बार मैं रोटरी क्लब में गया था, मुझे विटामिन डी पर भाषण देना था, मैंने दिया। वहाँ पर बैठे हुए 22 लोग थे, 22 ने अपना विटामिन डी कराया और 22 का विटामिन डी कम था। सर, अगर सबका कम हो रहा है तो फिर इलाज कैसे हो सकता है? जैसे आपने विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, गोलियां आती हैं,
वो खिलाते हैं, मरीज का विटामिन डी ठीक हो जाता है। ये तो हर एक एज ग्रुप में इस तरह की परेशानी होती जी, होगी। हर एज अगर ग्रुप में परेशानी। जैसे आपने कहा कि एक जन का अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो सपोज अगर किसी बच्चे का, टीनेज ग्रुप के किसी बच्चे का कराते हैं और फिर सबका कराते हैं, तो देख रहे हैं कि हर एक एज ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है। तो ये हमारी जो ऑडियंस है उनसे भी अपील रहेगा कि अगर जैसे सर भी कह रहे हैं कि आप लोग विटामिन डी का चेक करवाएं कि आपके बॉडी में क्या उसकी मात्रा और है। मेरा तो ये कहना है कि कुछ ना करें, जाएं 8 विटामिन डी की गोलियां खरीदें, हफ्ता के अंतर पर 8 विटामिन डी की गोलियां खा लें। यह आप सबों के लिए ज़रूरी है, किसी को हाइपर विटामिनोसिस नहीं होने जा रहा है। मैंने पूरी ज़िंदगी में लगभग 2000 से ज़्यादा विटामिन डी कराए हैं और मैंने सिर्फ 2 व्यक्तियों का विटामिन डी आज तक ज़्यादा पाया है, और दोनों डॉक्टर की पत्नियां थीं। पति खूब दम भरकर उनको विटामिन डी खिलाया करते थे, इसलिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने विटामिन डी नहीं खिलाया गया, उनका विटामिन डी नॉर्मल हो गया। अच्छा सर, ये विटामिन डी की बात होगी, और क्या कुछ कमी होती है? और एडोलेसेंट में एक और चीज़ होती है कि लड़के बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं और उनको जहाँ जहाँ मसल्स अटैच्ड हैं, सबसे कॉमन बीमारी होती है, ये पटला है या क्वाड्रिसेप्स है या टेंडन यहाँ अटैच्ड है। ये देखिए, इस जगह पर उनको सूजन हो जाता है। शायद आपके घर के भी किसी बच्चे को यहाँ पर सूजन हुआ होगा। इसे ऑस्गुड श्लैटर डिजीज कहते हैं। ये एक्टिव बच्चों में, खासकर खेल कूद करने वाले में, स्पोर्ट्स बॉय वाले के, और या फिर फुटबॉल, क्रिकेट इस तरह खेलने वाले बच्चों में ज़्यादा मिलता है। इलाज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट है। केवल एक यही बात है एडिशनल कि आप विटामिन डी चेक करा दें, और अगर कम है उसको सप्लीमेंट कर दें, बच्चों को थोड़ा रेस्ट करा दें। ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस ठीक हो जाता है। ये एडोलेसेंट की बीमारी है। एडल्टहुड में तो मैंने आपको बताया ही कि डिस्क प्रोलैप्स हमारी सबसे कॉमन बीमारी है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो एडल्टहुड से लेके ओल्ड एज के बीच में ट्रैवल करती हैं, जिसमें हमारा बोन कैंसर भी शामिल है, जिसमें बोन रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें इतनी रेयर हैं कि उसको कॉमन व्यक्ति को सिर्फ डॉक्टर से मिलकर ही जानकारी लेने में ज़्यादा भलाई है। लेकिन कॉमनेस्ट जो ओल्ड एज की बीमारी है सुष्मिता जी, उसमें हमने पाया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट एंड ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द स्पाइन, ये 2 बीमारियां बहुत ही घातक भी हैं, परेशानी वाली भी हैं और डिसेबलिंग भी हैं। आदमी को काफ़ी तंग कर देती हैं, विकलांग जैसा बना देती हैं। सर, ये हमने एडोलेसेंट बच्चों की बात कही। अब हम लोग बात करेंगे कि उन एज ग्रुप में, जैसे जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, 8-9 घंटा काम कर रहे हैं, या फिर अभी बहुत वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसे रहते हैं कि लोग बैठे हैं, चेयर पे ही बैठे हैं। इवन जो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें हम लोग ज़्यादातर चेयर का इस्तेमाल करते हैं, सिटिंग पोज ही रहता है ज़्यादा। तो काफ़ी लोगों को कमर में प्रॉब्लम आती है, जकड़न होता है कमर में। तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उसको ठीक किया जाए, अपना पोस्चर भी ठीक किया जाए, और नेक्स्ट जो है, अगर इस तरह की परेशानी किसी को हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या कुछ उसका इलाज हो सकता है और क्या कुछ करना चाहिए? कभी कभी जो स्पीकर होता है बोलता है ना कि वेरी गुड क्वेश्चन, इट वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले द इनसाइट ऑफ मिरर मीडिया को थैंक्स कहूँगा। स्पाइन भी ऐसे है, कुर्सी भी ऐसी है। अगर आपकी कुर्सी स्पाइन के कर्वेचर को मैच करती है तो आपके कमर में दर्द होने की संभावना काफ़ी घट जाती है। और अब जब आप बैठते हैं तो आप मेरे पीठ की तरफ ध्यान दें, अपना कमर पीछे सटाएं और इस कर्वेचर को फॉलो करें। हम सभी जब काम करते हैं सुष्मिता जी, तो आगे कंप्यूटर पर बैठकर झुक जाते हैं, और हमारे जो स्पाइन का ये जो कर्वेचर है, जो एक्चुअली हमारा स्पाइन ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे सीधा हो जाता है और कभी कभी आगे झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है। ऐसे में झुका और स्पाइन आपका ऐसे झुका। ये स्पाइन का नॉर्मल पोस्चर नहीं है। तो आप जब बैठते हैं तो आप सीधा हो करके बैठें, इसे ऐसे रहना है, छाती की हड्डी को थोड़ा सा ऐसे होना है, फिर गर्दन की हड्डी को ऐसे रहना है। इसके लिए मेडिकल टर्म है लॉर्डोसिस, काइफोसिस और फिर लॉर्डोसिस होना चाहिए।
जो हमारा नेचुरल पोस्चर है। अगर हम नेचुरल पोस्चर को मेंटेन करते हैं जी। तो बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम काम करते हैं ऑफिसों में तो हम आगे झुक जाते हैं। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि या तो अपने कंप्यूटर को ऊंचा कर लें या अपनी कुर्सी को नीचा कर लें। अच्छा। और ये जो कुर्सियां हैं काफ़ी अच्छी हैं, ये हाइट एडजस्टमेंट वाली कुर्सियां हैं, ताकि आपका कंप्यूटर आपके सामने रहे और आप इस तरह से बैठने के लिए मजबूर हों। ये पहली चीज़ हुई पॉस्चुरल करेक्शन। जी, पोस्चर। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग वाले हर व्यक्ति को पॉस्चुरल करेक्शन करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, इस बैठने के साथ साथ वी आर नॉट सपोज टू रिमेन सीटेड फॉर 8 आवर्स। 8 घंटा बैठने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। हमने इवोल्यूशन में एक चौपाए से धीरे धीरे सीधा होने का गौरव प्राप्त किया है, उसका हमें प्रिविलेज प्राप्त हुआ है। तो इसको हमको मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए हमको बीच में खड़ा होकर के चलना चाहिए। आजकल टाइम फ्रेम के बीच में सर खड़ा होना चाहिए? 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में 2 से 3 मिनट आपको उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। और ये बात आप अगर अपने एप्पल घड़ी में देखें तो उसमें लिखता है, बीच में आता है नोटिस, इट इज टाइम टू स्टैंड अप। मेरी घड़ी में आता है इट्स टाइम टू स्टैंड अप। खैर मैं उठता हूँ, जाकर के मरीज को देख लिया उठ करके कुछ, और उसके बाद मैं उस बैठे हुए मोनोटनी को मैं ब्रेक करता हूँ। तीसरी चीज़ जो कि मुझको लगता है कि मेरे सुनने वाले 80% लोग करते होंगे कि उनको धीरे धीरे कंधे में, पीठ में दर्द होता है। एक कसरत बताना चाहूँगा, सिर्फ एक कसरत, एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी वाले आपको बताते हैं। ये हर मीडिया वाले को, हर कंप्यूटर वाले बच्चे को, हर सीट पर बैठे हुए ऑफिसर्स को, बाबू लोग को, क्लार्क्स को, या फिर हमारी माताओं बहनों को जो कि बैठकर टीवी देखती हैं, आप देखें, हाथ को उठाकर सिर के पीछे रखें, केहूनी को पीछे करें ताकि आपका शोल्डर ब्लेड सट जाए। सटने के बाद आप हाथ से अपने सिर से अपने हाथ को दबाएं और अपने को ऊपर खींचें और खींचकर 20 तक गिनें। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। उसके बाद रिलैक्स 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 रिलैक्स, और रिलैक्स करके फिर आप 20 या 30 सेकंड या 40 सेकंड तक, जैसी आपकी क्षमता है उतनी देर रिलैक्स रहें और फिर करें। 3 से 4 मिनट अगर 1 घंटे में करते हैं तो शायद 10 साल की नौकरी के बाद भी आपको पीठ में दर्द नहीं होगा। जी। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आईटी में लोग काम कर रहे हैं, बैठे बैठे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे मीडिया में भी लोग ऐसे हैं जो बैठकर ही काम कर रहे हैं, डेस्क पे लोग हैं इस तरह से, तो उनको ये परेशानी काफ़ी हो रही थी। तो सर इसके अलावा और क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो थोड़े अडल्ट लोग हैं उनमें क्या कुछ बीमारियां और होती हैं इसके अलावा? एडल्ट में फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा मोशन में रहते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि कमर में अगर किसी को दर्द है, बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं तो दर्द है, क्या कुछ उनको अभी करना चाहिए, किस तरह से पोस्चर करेक्ट करना चाहिए, और एक एक्सरसाइज पे आपने बताया। तो सर जकड़न बहुत किसी को होता है, जैसे हमारे कुछ सवाल आए थे कि एक डिगवाड़ी से एक पर्सन है, उनकी माँ का कमर में दर्द होता है, 55 की एज की हैं और उनका वज़न है 60, और उनके कमर में जकड़न है। कई सारे डॉक्टर उन्होंने दिखाया है लेकिन कोई भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। और हमारे भी एज ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कमर में जकड़न हो जा रहा है, अकड़ जा रहा है कमर, तो इस पर क्या कुछ इलाज हो सकता है, क्या कुछ करना चाहिए उस वक्त? जकड़न कई बार एक बड़ी बीमारी का पहला लक्षण होता है। एक रूमेटोलॉजी होती है, रूमेटॉइड, जिसको गठिया बोलते हैं। गठिया का मतलब हम सभी समझते हैं कि हाथ पैर के जोड़ में दर्द है, लेकिन ये भी जोड़ है। तो इन जोड़ों में जब गठिया संबंधित बीमारी होती है, जैसे रूमेटॉइड, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम ही है, स्पॉन्डाइलोन कहते हैं रीढ़ को, जैसे अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस, उसी तरह से स्पॉन्डाइलोन यानी रीढ़ में अपेंडिसाइटिस, इस जोड़ में आर्थराइटिस। तो ये जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है और वो अगर बड़ी बीमारी का परिचायक है तो उसमें जकड़न या स्टिफनेस होता है। खास करके हम लोग मॉर्निंग स्टिफनेस देखते हैं,
और मॉर्निंग स्टिफनेस में भी ड्यूरेशन देखते हैं। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस 15 मिनट से ज़्यादा का है तो बहुत आवश्यक है कि आप अपने आर्थराइटिस प्रोफाइल कराएं और देखें कि आपको कोई बड़ी बीमारी का वो पहला या दूसरा लक्षण तो नहीं है। ऐसे नॉर्मली उम्र से संबंधित या ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित जो जकड़न होती है उसका सिंपल इलाज दवा नहीं, फिजियोथेरेपी है, मालिश, सिकाई, कसरत, बेल्ट और हार्ड बेड। 5 मालिश, सिकाई, कसरत, बेल्ट और हार्ड बेड। ये 5 अगर आपने ठीक से केयर कर दिए, 5 चीजें मुट्ठी बंद, आपका दर्द खत्म। इसलिए अगर जकड़न है तो आप फिजियोथेरेपी की तरफ ज़्यादा बढ़ें, दवाएं लें लेकिन बीमारी की पहचान के बाद लें। और अब ऑस्टियोपोरोसिस की बात आ गई है तो मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर। जी हाँ, एक और सवाल था यहाँ पर। जैसे हड्डियों में दर्द हो रहा है तो लिगामेंट में भी कुछ इफेक्ट होता है? लिगामेंट में दर्द या लिगामेंट रैप्चर हो जाना, कई बार हम लोग सुनते हैं कि जैसे हड्डियाँ टूट गई, हड्डी नहीं टूटा है, लिगामेंट में इफेक्ट हुआ। इवन मैं अपनी भी बात करूँ तो एक बार मेरा ये एंकल के पास लिगामेंट रैप्चर हुआ था, तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मुझे परेशानी होती रहती है। तो इस पर सर क्या कुछ करना चाहिए हमें, या फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए, या किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए लॉन्ग रन में? शरीर की कोई भी चीज़ जब टूटेगी तो उसको वापस जुड़ना चाहिए। आपके शरीर में, हमारे शरीर में सबसे पहले चमड़ा है। चमड़े में टूट होती है, यानी चमड़ा अगर फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिच करते हैं। चमड़े के बाद मांसपेशियां हैं, मसल्स टूट जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं या उसकी सिलाई कर देते हैं। मसल्स के नीचे आते हैं ये लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट टूट जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें भी उसकी सिलाई की जाती है या उसको रेस्ट दिया जाता है प्लास्टर से। फिर आती है हड्डियां, हड्डियों में भी उसकी सिलाई की जाती है। हड्डी की सिलाई तो हो नहीं सकती है, इसलिए हड्डी में रॉड, प्लेट, वायर, इससे उसको अपनी जगह पर रखा जाता है और वेट किया जाता है तब तक जब तक कि हड्डी जुड़ न जाए। यानी कि किसी भी इंजुरी, स्किन में जब कुछ होता है तो उसको कट बोलते हैं, मसल्स जब टूटते हैं उसे स्ट्रेन बोलते हैं, लिगामेंट टूटते हैं तो उन्हें स्प्रेन बोलते हैं, और जब हड्डियां टूटती हैं तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें से अगर आपका कट, स्ट्रेन, स्प्रेन या फ्रैक्चर है तो चारों का इलाज रेस्ट है, जैसे भी डॉक्टर चाहे वैसे देगा, लेकिन द ट्रीटमेंट इज रेस्ट। दवाओं से ये ठीक होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सर इसके बाद हम लोग बात करते हैं उस एज ग्रुप की जो कि हम लोग सभी देखते हैं, हमारे पेरेंट्स का एज ग्रुप जो अभी ओल्ड एज में है। और क्वेश्चंस भी हमारे पास ऐसे आए हैं कि 55 की मदर है, 60 के फादर हैं, इस तरह से करके। तो इस एज ग्रुप में हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो थोड़े ज़्यादा एज के हो गए, कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़ भी देखते हैं कि कोई बाथरूम में फिसल गए या इस तरह की परेशानियां होती है, फिर वो कोई एक पार्ट टूट गया और फिर वो रिपेयर नहीं होता है। जनरली जैसे एज ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि इस तरह की परेशानियां हो रही है, तो इस पर सर क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे और किस तरह से केयर करना चाहिए? आदमी की उम्र बढ़ती है जी। एक साहित्य की बात मैं कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर को तन कहा जाता है, जिसमें शरीर बढ़ता है। उसके बाद जो बॉडी होता है उसको हम लोग शरीर कहते हैं। जब बढ़ना घटना मिला करके वो स्थिर रहता है, और उसके बाद शब्द आता है देह, जिसमें बनने से ज़्यादा पिघलने वाली स्थिति ज़्यादा होती है। शरीर का हर अंग, बाल हो, चमड़ा हो, मसल्स हो, बोन हो, ब्लड हो, मरने तक बनता रहता है और साथ साथ वो डिस्ट्रॉय होता रहता है। हड्डी भी बनती है और डिस्ट्रॉय होती है। हड्डी को बनाने वाले सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, हड्डी को गलाने वाले सेल को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। जैसे एक आरबीसी जो आज बना 120 दिनों में मर जाता है, उसी तरह से एक बोन सेल जो आज बना आज से 2 से 2.5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तब तक नया बोन सेल आ जाता है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो जो बोन को क्लियर करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं।
और ऑस्टियोब्लास्ट कम काम करते हैं, तो फिर धीरे 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 हड्डी खोखली होती चली जाती है। दिस इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद हड्डी की शक्ति घट जाती है, हड्डी की सक्षमता किसी भी चोट से अपने को संभालने की घट जाती है, तो रेजिलियंस इज गॉन। और चूंकि ये रेजिलियंस घट जाता है, इसलिए हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, फ्रजाइल हो जाती हैं। उसके लिए एक फ्रेजिलिटी स्कोर भी हमारे मेडिकल साइंस में है, जो बोन मिनरल डेंसिटी से बोन की मिनरल डेंसिटी देख करके और उसकी फ्रेजिलिटी हम लोग देखते हैं, और फिर अगर वो एक लेवल से ज़्यादा हो तो फिर उसकी दवाएं की जाती हैं। और मरीज को, बुजुर्गों को अपने को संभाल कर रखना होता है, इसीलिए आजकल सीनियर सिटीजन के लिए अलग जगहें होती हैं, अलग किस्म के बाथरूम्स होते हैं, जहां वो जिसको कहते हैं फ्रैक्स स्कोर, चांसेस ऑफ फॉल, इस स्कोर को संभाल के रखें। तो हर व्यक्ति का अगर हम बीएमडी करें तो उनका फ्रैक्स स्कोर निकल सकता है कि इनके फ्रैक्चर होने की यानी इनके गिरने की संभावना कितनी है। ये हम लोग नहीं जानते हैं कि इस मेडिकल चर्चा में कि हम लोग का फ्रैक्स स्कोर काउंट किया जा सकता है। हम अपना शुगर बीपी ही कराकर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने हड्डी के हेल्थ के बारे में भी चिंतित होना चाहिए, अपने विटामिन डी को जानना चाहिए, कैल्शियम को जानना चाहिए, अपने ऑस्टियोपोरोसिस को बीएमडी के थ्रू जानना चाहिए, और अपना फ्रैक्स स्कोर जानना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आप जानते हैं तो काफ़ी निश्चिंत रहिए कि आप मरने तक फ्रैक्चर का सामना नहीं करेंगे। और ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सारी समस्याओं का जनक है, जैसे लड़खड़ाना, जैसे चलने में दिक्कत होना, जैसे उठने बैठने में दिक्कत होना, जैसे अचानक गिर जाना, हड्डी का टूट जाना, और जैसा कि आपने बताया कि हड्डी टूटने के बाद हड्डी का नहीं जुड़ना। तो हड्डी के टूटने के बाद नहीं जुड़ने के पहले हम हड्डी को टूटने न दें। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। हम अपने को रोक के रखें, ये हमारे लिए आवश्यक है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम लोग ने देखा है कि जो हमारी जनता है, जैसे डिगवाड़ी से दीपक है, झरिया से रोहित हैं, और शक्ति मंदिर से भी एक हमारे दर्शक वो पूछ रहे हैं कि उनके जो पेरेंट हैं उनकी एज लगभग 50-60 के रेंज में है, और उनके पेरेंट में वही कमर की दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो जैसा कि आप एक्सप्लेन कर रहे थे सर, तो इस पर थोड़ी विस्तृत तरीके से जानकारी अगर आप दें तो हमारे सारे ऑडियंस को जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कमर के बारे में बताया कि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यह है कि आप किस तरह से अपने वेट को इत्यादि को संभालते हैं। घुटनों में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं 50 मरीज देख रहा हूँ तो 10 से 12 मरीज हमारे घुटने वाले होते हैं। घुटनों के दर्द के लिए मैनेजमेंट आपके पास है। पहला है वजन घटाना। अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 30 है, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, 30 है, तो आपको घुटने में दर्द होने की संभावना सामान्य से 7 गुना ज़्यादा है, और कमर में दर्द होने की संभावना सामान्य से 4 गुना ज़्यादा है। अपने ओवरवेट को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखें। दूसरी चीज़, अगर दर्द होता है तो ज़बरदस्ती मॉर्निंग वॉक इत्यादि ना करें, अपने घुटने को संभाल के रखें। तीसरी चीज़ है, मालिश करने से घुटने का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो कि घुटने में कार्टिलेज की हीलिंग में और टिश्यू की हीलिंग में मदद करता है। तो मालिश करें और सिकाई करें, जो कि घुटने के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। चौथी चीज़ कि घुटना एक हड्डी है, लेकिन उस हड्डी को चलाता है मसल्स। तो एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को मसल्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए मसल्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और प्रॉपर घुटना को चलते रहने देने के लिए मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज जरूरी है। यानी कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस, ये दोनों करने जरूरी हैं, जो कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या आप अपने भी, या आजकल तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। उसके बाद सपोर्ट, जब हमारा घुटना कमज़ोर हो जाता है
घिस जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, तो अगल बगल से हम उस पर वजन कम डालें, इसके लिए हाथ में छड़ी लें, पैर के जूते को मुलायम रखें, मेमोरी फोम शू का इस्तेमाल करें, और घुटने में साइड वाले बेल्ट यूज़ करें। साइड में रहते हैं जिसको बोलते हैं हिंज नी ब्रेस यूज़ करें। घुटने के बेल्ट आपस में ऊपर नीचे खिसकते रहते हैं, तो फिर ओपन पटला, जो कि पटला यानी मलाई चक्री या चक्री के आसपास से गोल सा बना होता है, ताकि आप उसके पोजीशन को मेंटेन कर सकें। तो ओपन पटला विथ हिंज नी ब्रेस यूज़ करें, लेकिन ये दिन भर पहनना ज़रूरी नहीं है। जब रात में बिछावन पर जाते हैं तो एक नॉर्मल नी कैप जो बच्चे फुटबॉल में खेलते समय पहनते हैं, जिसको हम नी वार्मर कहते हैं, उसको यूज़ करें। और परहेज करें, उन सारी चीज़ों से घुटने को बचाएं जिससे घुटने में दर्द होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, नीचे बैठना, झटक के चलना। तो आप स्ट्रेसफुल बेंडिंग ना करें, स्ट्रेसफुल बेंडिंग ना करें, जैसे चुकमुक बैठना, पालथी मार के बैठना, नीलिंग करना या नमाज पोजीशन में बैठना। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका घुटना फर्दर डैमेज ना हो। इन सारी चीज़ों के बाद कुछ दर्द की दवाएं, कुछ कार्टिलेज के हेल्थ की दवाएं, कुछ मसल्स के हेल्थ की दवाएं, इसका इस्तेमाल करें। और एक और बड़ी चीज़, इन सारी चीज़ों के साथ सार्कोपीनिया भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को आया है। अगर आपको अगर किसी भी तरह से किसी हार्मोन का प्रॉब्लम है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन कहा जाता है, या फिर पैराथायराइड हार्मोन जो कि कैल्शियम का हार्मोन है, ये सारे हार्मोन में कमी या ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपने पैराथायराइड को, इन सभी हार्मोन को किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या फिर किसी फिजिशियन से जाकर चेक करा लें, या स्वयं जाकर के लैब में चेक करा लें। और अगर इनमें कोई कमी या ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करें, क्योंकि हड्डी जो डैमेज हो रहा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंत में अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो उसे बदलवा दें। जैसे आपको मोतियाबिंद उतर गया तो फिर आप यह कह के कि मोतियाबिंद का हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कोई उपाय बताइए कि हम ऑपरेशन ना कराएं, झूठ मूठ का अपने को कष्ट देना है। आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं और फिर आपको साफ दिखने लगता है। क्या आपको मालूम है कि आज के डेट में देयर आर 2 मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस 2 सर्जरी का लोहा माना गया है। पहला है हार्ट में स्टेंट लगाना, इसने पूरी मानवता का परसेप्शन बदल दिया, जीने का तरीका बदल दिया, जीने के प्रति जिजीविषा बदल दी। और दूसरा है घुटने को बदलना। सो इफ 2 surgeries are given credit to change the perception of the old people, it is a knee replacement and the something to do with the heart. आपका बाईपास सर्जरी हो, CABG हो, या फिर आपका स्टंटिंग हो, या फिर इत्यादि इत्यादि जो भी है, लेकिन उसने आदमी के जीवन की जिजीविषा और जीने की उपाय को, जीवन की प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। जी को एक सवाल था कंधे में दर्द, और एक सवाल है सर कलाई में दर्द। कलाई में दर्द है तो इसको आप जांच करा लीजिए। कलाई एक छोटी सी चीज नहीं है, एक्सरे कराइए और अपने गठिया का जांच कराइए। कलाई एक कॉमन प्लेस नहीं है, जैसे घुटना एक कॉमन प्लेस है, कलाई एक कॉमन प्लेस नहीं है। कृपया इसे इग्नोर ना करें। और दूसरा जो कंधे का दर्द बताया था, और उन्होंने यह भी कहा है कि आगे झुकते हैं तो दिक्कत होती है, फिर सो जाते हैं, अदरवाइज ठीक हो जाता है। और एक चीज आपका मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये कहा है कि मुझे मोबाइल देखने की आदत है। तो आप जब लेट करके मोबाइल देखते हैं तो आप चित लेट करके मोबाइल ना देखें, आप पेट के बल लेट कर मोबाइल देखें। जैसे पेट के बल देखेंगे तो आपका पीठ पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे करके देखेंगे, और फिर आपको दर्द, यही मोबाइल देखना है। हालांकि कहते हैं कि ब्लू रे या स्क्रीन टाइम थोड़ा घटना चाहिए जी। और बच्चों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जंक फूड से बच्चों को बचाएं। पहले 20 साल में अगर बच्चे का BMI बढ़ गया तो बच्चे की बुढ़ापे की हड्डी कमजोर होनी है। BMI किसी भी कीमत पर बच्चे का पहले 20 साल में नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, पहले 20 साल में हड्डी जितनी मजबूत होगी वो जीवन भर चलेगा। इसलिए
खान पान में बताने की ज़रूरत नहीं है कि जंक फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अच्छी चीज़ें खानी है, पौष्टिक चीज़ें खानी है। लेकिन इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें बच्चों के लिए, क्योंकि उनका बुढ़ापा जिस समय आएगा उस समय आप नहीं रहेंगे और हो सकता है कि वो आपको कोसें कि हमारे माँ बाप ने ठीक नहीं से नहीं बताया, हालांकि उनके आसपास ज्ञान तो भरा हुआ है। सर ये तो बच्चों के लिए मैसेज हुआ, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? बुजुर्गों के लिए बहुत आवश्यक है कि आप घर में रहें, वहाँ लाइटेड रहे, रोशनी की कमी होगी तो आप गिर सकते हैं। अगर कहीं पर जाना है, जो भी लाइन वगैरह है, बाथरूम वगैरह है, तो एक पीली पट्टी हो, पीली पट्टी ज़्यादा दिखती है। आपने अक्सर सुना होगा कि वॉशरूम में गए थे और वहीं पर वो गिर गए, अक्सर। इसकी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि आप वॉशरूम को ओल्ड एज फ्रेंडली नहीं बनाते हैं, तो उसके हिसाब से जो परिवर्तन होने चाहिए, जैसे एक विकलांग वाले का होता है उस तरह से सपोर्ट वगैरह सिस्टम रखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि दादाजी, चाचा जी, बाथरूम में जाकर के बाथरूम को बंद नहीं कीजिए। ऐसी चीज़ें आपने भी अपने जीवन में बहुत बार सुनी होंगी कि बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ करके उनको निकालना पड़ा और पता चला कि कुछ का कुछ हो गया। इसलिए बुज़ुर्गों को अपना ख्याल खुद रखना है, अपना BMD, अपना फ्रैक्स स्कोर, अपना विटामिन D यह अवश्य कराएं और अपने को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी स्वयं लें, नहीं तो सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस इज द बिगेस्ट साइलेंट किलर ऑफ द प्रेजेंट वॉक ऑफ द लाइफ। जी बिल्कुल। जी सर, आपने अभी हमारे सभी ऑडियंस को इतनी बेहतरीन जानकारियां साझा की और आपने अपने कीमती वक्त से हमारे मिरर मीडिया के इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आप हमारे ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि ये आज का यह साक्षात्कार ना सिर्फ एक मेडिकल चर्चा थी, बल्कि एक चेतावनी और जागरूकता का संदेश भी था कि हड्डियाँ हमारा आधार है और इनकी देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। आप सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि हड्डियाँ या जोड़ों में कोई भी असामान्य लक्षण नज़र आए तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें और किसी विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम एक नई बीमारी और नई समस्याओं के समाधान के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिरर मीडिया के साथ।